हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों के डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो मैथ्स है इसका मैं टेस्ट लेने का बोल रही थी बहुत टाइम से कि जितने टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं उन सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन का मैं आपको टेस्ट करा दूंगी, जिससे आप लोगों में भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो हम उनके साथ कैसे डील करेंगे। जब हम प्रॉपर एक एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर तो हमें आसान लगता है कि अरे ये तो हो जाएगा, ये कर लेंगे, बट वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते तो दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि वहाँ पर हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं, फिर जो है ना हमें दिमाग चलाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कौन सा मेथड लगाना है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि हम जब एक साथ इन क्वेश्चंस को करें, सारे टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन, तब वहाँ पर हमें पता चलेगा कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप सभी का आज का स्कोर कितना रहेगा। मार्क्स जो हैं आपके 15 रहेंगे और क्वेश्चन भी आपके 15 ही हैं। एक बार टेस्ट देने के बाद ज़रूर अपना जो स्कोर रहा करे वो कमेंट सेक्शन में टाइप किया करो, जिससे बाकी के जो बच्चे हैं वो भी आपसे देख कर के मोटिवेट होते रहें। होता है ना, एक दूसरे को देख करके हम और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और अगर आपसे कोई मोटिवेट हो रहा है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। शुरू करते हैं आपकी क्लास। उससे पहले एक चीज़ और रहेगी, बहुत से बच्चे क्लासेस के लिए परेशान हो रहे हैं, मुझे ये कमेंट आते करते हैं कि मैम रेगुलर क्लास नहीं हो रही है, या मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है, साइंस की नहीं हो रही। तो देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि क्लास तो पहले बात तो क्लास तो आपकी रेगुलर चल रही है। एक दो दिन नहीं हो पाई थी बीच में कि तबीयत ख़राब थी, अभी एक दो दिन आपका एग्ज़ाम भी है यूपी SSC पैट का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ चलना, आपको थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा, इतने तो आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। साथ साथ ये बात रही कि मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है, साइंस की नहीं हो रही है, तो देखिए आप ही लोग परेशान होते हैं। अगर मैथ्स कराती हूँ तो साइंस चाहिए, साइंस करा रही हूँ तो फिर आपको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश करा दूँ तो फिर हिंदी या शांति शिक्षा चाहिए। तो आपको भी ना हर एक चीज़ एक साथ तो नहीं मिल सकती ना, सारे सब्जेक्ट तो एक दिन नहीं पढ़ सकते हैं, एक दिन ही कि हर सब्जेक्ट की क्लास चले, इतना तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को भी। रही बात मैथ्स की, तो लगभग आपका 60% सिलेबस मैंने करा दिया है, बाकी का 40% बचा हुआ, और एक टॉपिक में कंप्लीट कराने के बाद ही कुछ टाइम के लिए वो क्लास आपकी स्टॉप हो जाती है, एक दो दिन के लिए, उतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और साथ साथ कोई मुझे ये भी कह रहा था कि मैम क्लास तो है बहुत छोटी होती हैं, फिर भी इतना लेट आती हैं। तो एक चीज़ समझिए, अगर क्लास 15 मिनट्स की आ रही है तो उन 15 मिनट के लिए हमें पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए छांट करके लेके आना पड़ता है कि हम इतना कम से कम लिखें और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एग्ज़ाम में मिल जाएं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कम क्लास है तो फिर इतना लेट, मतलब ये भी तो सोचिए ना, जब उस 15 मिनट की क्लास को आप लिखते हैं तो आपको कितना टाइम लगता होगा। बस वही चीज़ हमारे साथ भी है, हम भी तो उसको लिख रहे हैं, साथ साथ ये भी ढूंढ रहे हैं कि हम कम लिखें और आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। तो टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, ठीक है ना। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे चीज़ें मत किया करिए जिससे थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई छोटी चीज़ें हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। पहले तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, x² / 5 = 20 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत से बच्चों का आ चुका होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या रहेगा, x² / 5 कितना है 20, पक्षांतर कर देंगे हम 5 को यहाँ से, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर x² = 20 × 5, गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा x² = 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर आगे आते हैं, हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √100, और 100 का हम वर्गमूल आसानी से ले सकते हैं। अभी तक तो ये याद भी हो गया होगा। क्या लिख सकते हैं इसको, 10 × 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा √10 × 10, 2 का पेयर बनाया, 1 बाहर रखा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, आ गया सभी का, यानी कि आपका 1 नंबर यहाँ से क्या हो गया, पक्का। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, मैं इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन आपके डालती हूँ प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्गमूल से कुछ भी चीज़ बाहर निकालते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो उसके 2 मान निकलते हैं प्लस माइनस में। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं +- 10। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब क्या है कि इसके दो मान है, एक तो प्लस का 10 मान है और एक क्या है माइनस का 10, प्लस का 10 और माइनस का 10। मानो अगर माइनस का 10 का माइनस में 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा। इसलिए प्लस माइनस दोनों वैल्यू लिखते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, और लिखेंगे तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट 125 गुणा 729 का मान ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट दिया गया है 125 मल्टीप्लाई 729। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इनका फैक्टर करना मैंने आपको सिखाया था, फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं। पहले 125 के फैक्टर कर लीजिए। 5 से हो रहा है 5 दूनी 10, 5 हाँ 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम 5 से देंगे तो हो जाएगा 5 25, फिर 5 से देंगे हो जाएगा 5 एकम 5। तो 125 की जगह हम आसानी से लिख सकते हैं, क्यूब रूट लगाया, क्या लिख देंगे 5 गुणा 5 और गुणा 5। अब हमें किसके फैक्टर करने पड़ेंगे, अब फैक्टर करने पड़ेंगे 729 के। तो यहाँ पर लिखते हैं 729, फैक्टर करिएगा, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, फिर आपका बचेगा कितना 1, 12 हो जाएंगे, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, फिर 3 से दे देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जा रहा है, 3 निम 27 हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। इसको मैं ऊपर करके यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर 27 आपका कितनी टाइम गया था, 9 टाइम गया था, तो यहाँ 27 आ जाएगा, 3 निम 27, फिर आपका चला जाएगा 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर नहीं थोड़ा जल्दबाजी लगी तो लीजिए, यहाँ पर मैं सब कुछ इरेज करके फिर से कर देती हूँ। 729 के फैक्टर 3 से करेंगे सबसे पहले, 3 दूनी 6, 1 बचेगा यहाँ पर, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 निम 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। ये आए हैं तो कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो यहाँ लिख दो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, 6 बार 3 3 लिख दिया हमने। बस अब पता है हमें क्या करते, 3 3 का ट्रिपलेट बनाते, पेयर बोल देती हूँ मैं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 3 अंकों को एक साथ लेते हुए उसमें से एक बाहर निकाल दो, तो 5 का 3 का ये बन गया, 3 3 का ये बन गया। अब इसमें से एक एक बाहर निकाल दो तो आ जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 3, और जब बाहर निकालते उस टाइम क्यूब रूट हट जाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 45। आ गया सभी का। चलो आगे बढ़ते, अगला क्या है कि 7 बच्चों के गणित विषय में प्राप्तांक क्रमशः 60, 50, 53, 86, 70, 80 और 65 हों तो उनके प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या करते हैं, जो भी आंकड़े दिए गए होंगे उन आंकड़ों को हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में। तो हम सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 50, तो 50 सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, 53 यानी कि 53। इसके बाद 53 से ऊपर क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है, तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट है 65, इसके बाद क्या बचा हुआ है 70, और उसके बाद आ जाएगा आपका 80, और उसके बाद आ जाएगा 86। ये हैं आपके 7 विषय में जो भी आपको अंक मिले हुए हैं। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, पहले तो है कितने, तो n जो है, n का मान कितना है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल कितना है 7, जो कि क्या है विषम। और जब विषम हो तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माध्यिका बराबर क्या होता है, जब आंकड़े विषम होते हैं तब माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। यही तो होता है, n का मान कितना है 7 + 1/2वां पद। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8/2, तो यहाँ आ जाएगा 8/2वां पद। 8/2 ये 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, यानी कि 4वां पद। चौथा पद कौन सा है पूरे आंकड़े में, तो काउंट करिए यहाँ से, चौथा पद क्या है 1 2 3 4 5,
अरे 5 कहाँ पहुँच गई, 4 पे जाना था। सॉरी 1 2 3 4 यानी कि 65। तो हमारा चौथा पद कौन सा है, 65। तो हमारी माध्यिका क्या निकल के आ गई, माध्यिका निकल के आ गई है 65। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, 0.0000001 का घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो यहाँ पर लगा देते हैं क्यूब रूट 0 दशमलव, कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और फिर है 1। अब काउंट करिए कि जो दशमलव है वो कितने अंक बाद है, पीछे से कितने अंक बाद है, ये आपको काउंट करना है। तो चलो काउंट करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है। तो हम इसका क्या करें, घनमूल निकालना है ना। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के अंक लेते हुए इसका वो बनाते। तो 3 का बनाओ, पीछे से 1 2 3 ये बना और 1 2 3 ये बना। तो जब हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो कितने पेयर बन पाए आपके, 2 बने हैं ना। बस, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। 1 को बाहर निकाल लो, 1 का तो 1 ही आना है, पीछे से 2 अंक लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 रखेंगे, फिर पॉइंट। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तो ट्रिक मैंने आपको बता दी फटाफट से। हम इसको मेथड से भी कर सकते हैं। तो मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे। क्यूब रूट लगाया, यहाँ पर लिख लिया 0.0000001। कितने थे, 5 थे ना। दशमलव हटाओ तो दशमलव 6 अंक बाद था। अपॉन में कितने जीरो आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, क्यूब रूट 1 अपॉन कितना, 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। एक आप अगर इसका वो निकालेंगे तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। देखिए पूरे के पूरे जीरो हो रहे कि नहीं हो रहे, आपके 6 जीरो हो गए होंगे पूरे। देखो 2 2 4 2 6। तो आपका बाहर कितना निकल आएगा, बाहर निकल के आ जाएगा 1/100, सॉरी 1/10। तो आ जाएगा 1/10, कह रही हूँ 1/100 आएगा 1/100 आएगा ना, हाँ 1/100 आएगा। और बस अब इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख दो तो क्या आ जाएगा, 0.01। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो उम्मीद तो है कि आप समझ गए होंगे, चाहे मेथड से करें चाहे कैसे भी करें, दोनों ही ट्रिक से आपका जो आंसर है वो सेम टू सेम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, cos 60 अपॉन sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। cos 60 अपॉन sin 30 का, तो यहाँ पर लिखा cos 60 अपॉन sin 30। फटाफट से, अगर मान याद नहीं है तो भाई ये क्वेश्चन होना मुश्किल है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर रख दी 1/2। और sin 30 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। cos 60 sin 30 का मान इक्वल होता है। तो देखो ये वाला 2 जो है वो ऊपर पहुँचेगा। तो आपका कैसे बन जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूँ तब आपको समझ में आएंगी चीज़। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 मान है cos 60 का, और sin 30 का मान भी क्या है, 1/2। तो होता क्या है, ये 1 जाता है इसके पास और 2 जाता है ऊपर वाले के पास। तो आपकी कंडीशन बनती है 1 × 2 अपॉन 2 × 1। कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो cos 60 अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु व बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाइयां समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, करवाया है कि नहीं करवाया है, याद आ गया होगा। ये एक रहा शंकु, ठीक है, ये एक शंकु है और ये रहा एक बेलन। क्या बोला जा रहा है हमसे, एक तो इस पर ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाता है। ये रहा एक बेलन, ठीक है। चलिए हमसे क्या बोला है कि बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि
ये वाली त्रिज्या अगर हमने आर ली तो ये त्रिज्या किसके, शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर, यानी कि दोनों आकृतियों की त्रिज्याएं क्या है, आर आर हमने मान ली बराबर है तो आर आर ले सकते हैं। ऐसे ही क्या बोला है, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, ऊंचाई हमने मान ली कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, एच। क्वेश्चन में पहले से ही बोला है कि शंकु और बेलन दोनों की ऊंचाइयां कितनी है, बराबर हैं, तो ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी, एच। तो हमारा काम रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, बेलन व शंकु की त्रिज्या बराबर हैं। एग्जाम में ये जरूर लिखिएगा, बेलन व शंकु की त्रिज्या क्या है, बराबर हैं। अतः त्रिज्या क्या ले ली, त्रिज्या बराबर हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। सेम इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि बेलन व शंकु की ऊंचाइयां बराबर है और ऊंचाई को हमने क्या ले लिया, ऊंचाई को ले लिया एच, यानी कि ऊंचाई बराबर क्या ले ली, एच। अब हम सूत्र लगाएंगे, हमसे किस किस का अनुपात पूछा है, शंकु और बेलन के अनुपात पूछा है, उनके आयतन का। तो पहले शंकु का आयतन रखना है, जिसका पहले बोला जाए उसका आयतन रखेंगे। तो पहले रखेंगे शंकु का आयतन और उसके बाद किसका रखेंगे, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, इस तरीके से चलेंगे हम। तो शंकु का आयतन अपॉन बेलन का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। देखो त्रिज्याएं और ऊंचाइयां बराबर है तो हमने वही सिंबल वाली फॉर्म में ही इनको लिख दिया, डिवाइड कर दीजिएगा तो एच से एच कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो अनुपात यहाँ कितना बन जाएगा, 1/3, यानी कि बेलन व शंकु, नहीं शंकु व बेलन, हमने जिसका निकाला है उसी का बोलना पड़ेगा। किसका निकाला है, शंकु का पहले था और बेलन का नीचे था, तो जो आयतन का अनुपात निकला है वो शंकु अनुपात बेलन निकला हुआ है। कितना आ जाएगा, 1/3। यहीं पर अगर हम उल्टा कर दें, बेलन को वो ऊपर रखें और शंकु को नीचे रखें, तब अनुपात हमारा बन जाएगा 3:1। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था नोट्स में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है डीएलएड में, ठीक है। जो मैंने नोट्स में कराया था वो आपका था, वही वाला सेम क्वेश्चन आया था, इसको मैंने चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए, बस आपको प्रिपेयर रहना है हर एक चीज़ के लिए। 7वां क्वेश्चन है आपका कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना। हमें पता है सिक्के पर क्या होता है, एक साइड शीर्ष होता है और एक साइड क्या होता है, आपका हेड और टेल होते हैं ना, तो हेड को ही हम बोलते हैं शीर्ष। हमसे बोला है कि दो सिक्कों को हमने एक साथ उछाला है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला है, तो कंडीशंस हमारे पास क्या क्या बनी होंगी, कंडीशन बनी होगी कि पहले सिक्के पर हेड आ गया, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ गया, या पहले सिक्के पर हेड आया दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर पहले सिक्के पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, या दोनों सिक्कों पर ही क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। ये टोटल हमारी संभावनाएं हैं, यानी कि कितनी टोटल संभावना हुई, NS जो हमारा बना वो कितना बना, 1 2 3 4, NS टोटल घटनाएं हमारी हैं 4, NS की संख्या है 4। हमसे क्या पूछिए कि शीर्ष आने की संभावना, दोनों पर शीर्ष, दोनों सिक्कों पर शीर्ष कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। कितनी बार शीर्ष आया है दोनों सिक्कों पर, एक बार, तो यहाँ पर शीर्ष आने की प्रायिकता यानी कि PE बराबर होगा NE, घटना के घटित होने की संख्या बटे टोटल घटनाएं जो होंगी वो NS। घटना के घटित होने की संख्या कितनी है, 1, तो 1, और टोटल घटनाएं कितनी है 4, तो 4, 1/4 हो जाएगी हमारी दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। क्लियर, चलो आगे बढ़ते, अगला क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पासे को फेंका है, पासे में कितने वो होते हैं आपके, पासे को अगर हम फेंके तो क्या क्या आ सकता है, पासे पे 6 तक के तो अंक अंकित होते हैं, यानी कि क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 5 और 6, इनमें से ही कोई संख्या आ सकती है। बट हमें क्या, हमें यहाँ से NS मिल गया, NS कितना मिल गया, NS कितनी है, 6 है ना, तो NS टोटल घटनाएं हमें मिल गई यहाँ से 6,
टोटल घटनाएं कितनी मिल गई? 6। अब हमसे क्वेश्चन में तो ये कहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब ये जो आपकी 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी, इन 6 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो देखो 2 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है और 5 होती है, बस यही 3 अभाज्य संख्या है। तो आने की प्रायिकता क्या बन जाएगी इनके आने की? PE बराबर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर NE, यानी कि घटना के घटित होने की संख्या बटे टोटल प्रदर समष्टि बोलते हैं ना, NS आपका। तो टोटल घटनाएं कितनी है, सॉरी घटनाएं घटित होने की संख्या कितनी है? एक तो 1 2 3 संख्या है, तो आपका 3 आ जाएगा। टोटल घटनाएं आ जाएंगी 6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि घटित होने की प्रायिकता बन जाएगी 1/2। क्लियर? आ गया सभी का? बहुत आसान क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पासे वाले बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं पासे वाले, बिल्कुल मैं पासे वाले आपको करा दूंगी सिलेबस होने के बाद, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सिलेबस में आपके पासे वाले क्वेश्चंस मैंने जितने आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, कहीं भी एक सिंगल क्वेश्चन मुझे पासे का अभी तक तो दिखा नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। क्योंकि आपका DLED में आपने चीज़ें देखी होंगी तो बेसिक चीज़ें आती हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आलतू फालतू की चीज़ें नहीं आती, इसलिए मैंने पासे को छोड़ दिया। बट अगर आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो मैं ज़रूर कराऊंगी, बट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की लंबाई। भाई ये टॉपिक मैंने आपको कराया नहीं है, बट ये टॉपिक आप पहले से ही 3 सेमेस्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से, ठीक है। चलिए निकालिए। क्या है क्वेश्चन कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अनुपात दे दिया है। जब अनुपात दिया होता है तो हम संख्याओं को कैसे मानते हैं? इस फॉर्म में 3x और 2x, यानी कि एक हमारी चीज़ बन जाएगी 3x, एक बन जाएगी 2x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंबाई, सीधे सीधे L इंटू बी लिख दो यहाँ पर, सॉरी L और B। तो लंबाई को L से डिनोट कर दिया, चौड़ाई को B से। L अनुपात B कितना दिया है प्रश्न में? 3:2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि L कितनी होगी? 3x होगी, और B कितनी होगी? 2x होगी। और अब हम लगा देंगे क्षेत्रफल का सूत्र। आयताकार बाग है तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना प्रश्न में दिया है? 600। लंबाई कितनी दी गई है? 3x, यही तो दी है। चौड़ाई कितनी दी है? 2x दी है। 600 को इधर रखा, 3 दूनी 6, x का x में करेंगे हो जाएगा x²। पक्षांतर करिए, 600/6 बराबर x²। काट दीजिए, 6 कम 6, ये जाएगा आपका 100 बार। तो यहाँ से x बराबर निकल आएगा √100, यानी कि x की वैल्यू आपकी निकल आई कितनी? 10 मीटर। कितनी निकल आई x की वैल्यू? 10 मीटर निकल आई। लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 × 10, और चौड़ाई हो जाएगी 2 × 10, यानी कि लंबाई हो गई 30 मीटर और चौड़ाई हो गई हमारी 20 मीटर। तो बस ये सॉल्व करने के बाद एक लाइन ज़रूर लिखना जब भी अपना ये क्वेश्चन कर लो। अतः लंबाई बराबर, या आयताकार बाग की लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। आ गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 10th क्वेश्चन आज का। एक विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नवत हैं। कोई प्रतियोगिता हुई होगी सामान्य ज्ञान की, वहाँ पर बच्चों ने ये अंक प्राप्त किए हुए हैं। इन अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10। तो सम वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो इन आंकड़ों को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। किस उसमें? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले उठा के हम इनको रख देते हैं किसमें? आरोही क्रम में। तो आंकड़ों को किस में रखोगे? सॉल्यूशन डाला, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखिए। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 22 दिख रही है यहाँ पर। तो सबसे छोटा मान से ही शुरू करते हैं। 22, 22 के बाद क्या है आपका? 22 के बाद कुछ दिख रहा है? 25 है, तो 22 के बाद आ जाएगा 25। 25 के बाद क्या है? 25 के बाद 30 है, वो भी 2 बार।
तो 30, 30 के बाद है आपका 35, 35 के बाद क्या दिया है 38, 38 के बाद है 39 और 39 के बाद है 40, 40 के बाद आंकड़ा है 45 और 45 के बाद है 50। तो ये आपके टोटल हैं, देखिए सारे के सारे हो गए, हाँ सारे हो चुके हैं, 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो चुके हैं आंकड़े। सूत्र लगा दीजिए, माध्यिका बराबर क्या होता है, तो जब आंकड़ा इस तरीके से आपका दिया जाएगा तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है, माध्यिका आंकड़े n कितने थे 10 थे, सम थे ना, इसीलिए माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कर दीजिएगा n/2, तो n मतलब n/2 का मतलब क्या हो जाएगा 10/2वां पद प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/2 प्लस 1वां पद और अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 2 से कटेगा 2 पंजे 10, ये कटेगा कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5वां पद प्लस 6वां पद और अपॉन कितना हो जाएगा 2। 5वां पद और 6वां पद कितना दिया है प्रश्न में, मतलब प्रश्न में क्या, जो हमने आंकड़ों को व्यवस्थित किया था वहाँ पर 5वां और 6वां पद हमारा कितना है, तो यहाँ पर काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 और 6, 35 और 38 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 35 प्लस 38/2, ऐड कर दीजिएगा, 8 5 हो जाएंगे कितना 13 और 3 3 6 और 1 7, 73/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, यानी कि माध्यिका निकल के आई है 36.5। आ गई सभी की 36.5 हमारी माध्यिका निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सबकी वैल्यू उठा उठा के रखते जाइए, बस क्वेश्चन सॉल्व। अगर मान याद नहीं है तो मान भाई याद कर लेना, इसके बाद बिना मान याद किए आप ये नहीं कर पाओगे। टेबल इनकी बस एक लाइन लर्न कर लीजिए और आराम से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और उसके ऊपर लगा क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा। टेन 45 का मान कितना होता है 1 और उसके ऊपर लगाना पड़ेगा स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ मान कितना आ जाएगा 1/2 प्लस √3 का तो वर्ग होगा तो 3 ही आएगा और 2 का वर्ग होगा तो 2 दूनी 4 माइनस का 1। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, 2 से गया 2 बार, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 एकम 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 3, यहाँ माइनस का कितने हो जाएंगे 4, ऐड कर दो तो 3 और 2 कितने 5, माइनस का 4/4, जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना मान आ जाएगा 1/4। आ गया सभी का, मान याद नहीं होंगे वहीं पे आप इनमें अटक जाएंगे, फिर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगे, इसलिए इनकी जो है तालिका वो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि एक 33 मीटर लंबाई व 28 मीटर चौड़ाई के आयत को लंबाई के परतः मोड़कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बोला जा रहा है कि एक कोई इस तरीके का आपका आयताकार कुछ था और उसकी लंबाई क्या थी 33 मीटर थी और उसकी चौड़ाई थी 28 मीटर। क्या किया, जो व्यक्ति था उसके पास ये था, उसका मन हुआ, उसने कहा अरे भाई हम तो बेलन बनाएंगे। बेलन बनाने के लिए उसने क्या किया, इसको लंबाई की परतें मोड़ा, यानी कि जो लंबाई है वो क्या बन गई हमारी, लंबाई की परतें मोड़ने पर लंबाई हमारी अब बन गई है क्या, वृत्त की परिधि। ठीक है, जो लंबाई हमारा काम करेगी वो यहाँ पर किसका काम करेगी, वृत्त की परिधि का, और ऊंचाई का काम क्या करेगी, ये 28 सेंटीमीटर। क्योंकि जब हम मोड़ेंगे तो भाई ये किनारी ही तो मुड़ेगी नीचे वाली और ये ऊपर वाली किनारी मुड़ेगी लंबाई की परतें मोड़ने पर, और चौड़ाई की परतें मोड़ने को बोलेगा तब फिर हमारी चौड़ाई मुड़ेगी, यानी कि वाली लाइन मुड़ेगी। चौड़ाई की परतें तो मोड़ने को बोला नहीं है प्रश्न में, हमसे प्रश्न में क्या बोला, लंबाई के परता, तो लंबाई के परतें हम जब मोड़ेंगे तो उस कंडीशन में हमारी जो लंबाई है वो किसका काम करेगी, परिधि का काम करेगी। ठीक है,
चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ क्या लिखेंगे थ्योरी, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई यानी कि L बराबर है 33 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर दी गई है 28 मीटर। यहाँ पर फिर अगली लाइन रहेगी हमारी, लंबाई के परितः मोड़ने पर, लंबाई के परितः मोड़ने पर, तो हमारी ये जो लंबाई है किसका काम कर देगी, परिधि का। तो यहाँ पर 2πr बराबर क्या हो जाएगा 33 मीटर। यहाँ से हम r का मान निकाल लें तो r बराबर आ जाएगा 33 गुणा पाई गुणा 2। ठीक है, पाई का मान रख दो तो 33 बटे पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 2, 7 ऊपर भेज देंगे हम तो 33 गुणा 7 बटे 22 गुणा 2, काट दीजिए 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22। तो यहाँ से त्रिज्या निकल आई 7 तियाँ 21 बटे 2 दूनी 4। ये हमारी त्रिज्या निकल करके आ गई है। अब बेलन के आयतन का सूत्र लगा देते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र πr²h। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना 21/4 गुणा 21/4। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भाई हमारी 28 सेंटीमीटर बन गई थी, तो यहाँ पर रख दी जाएगी 28। डिवाइड करें, सब सेंटीमीटर में ही था कि मीटर में था, सब कुछ मीटर में है तो 28 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, मीटर है। डिवाइड कर दीजिए, 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल और फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, ये जाएगा 11 बार। मल्टीप्लाई करो तो 11 गुणा 21 गुणा 21 बटे कितना बचा है 2 बचा हुआ है। 21 का वर्ग होता है 441, तो यहाँ आ जाएगा 11 गुणा 441 बटे 2। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का, 11 एकम 11, हासिल लग जाएगी 1, 11 चौक 44 और 1 45, हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 हो जाएंगे 48 बटे 2। डिवाइड करो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10, दशमलव लगाया 2 पंजे 10, यानी कि बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा 2425.5 मीटर क्यूब। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, √41² माइनस 40² का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट लगाया 41 का स्क्वायर लगाया माइनस 40 का स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है, फटाफट से सॉल्व करो इसको। √41² माइनस का 40²। अब एक ट्रिक है, पहले तो इन दोनों का वर्ग कर लो तब इनको सॉल्व करो, नहीं तो एक ट्रिक और है कि क्या बन रहा है यहाँ वर्गांतर बन रहा है। देखो 41 को अगर हम a माने तो ये क्या बन गया a² बन गया, और 40 को अगर b माने तो क्या बन गया b²। और a² माइनस b² हम जानते हैं क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस करके और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा अंडर रूट, एक ब्रैकेट में 41 प्लस 40 और दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख देंगे 41 माइनस का 40। ठीक है, प्लस कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 41 में 40 ऐड होंगे कितना हो जाएगा 81, और माइनस होंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, इतना ही तो बचेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 81 हो जाएगा, और 81 किसका 81 का वर्गमूल ले लीजिए, कितना होता है 9, तो आंसर आ जाएगा 9। आ गया सभी का। नहीं तो 81 के फैक्टर करके भी आप ले सकते हो, अगर आपको नहीं लेना आ रहा है तो यहाँ 81 के फैक्टर करके लीजिएगा। यहाँ पर 81 लिखा, फैक्टर करते हैं इसके, 3 से डिवाइड करो तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जा रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से जा रहा है, 3 तिरका 9, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 2 2 के पेयर बनाएंगे, एक ये बना एक ये बना, 3 यहाँ से बाहर आया, 3 यहाँ से, मल्टीप्लाई किया 3 तिरका 9, तो वर्गमूल निकल आया है कितना 9 निकल के आ गया। 14 क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या क्वेश्चन में दिया है, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई h बराबर कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, l का मान ज्ञात करना है।
और एल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पाइथागोरस। तो एल बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। अंडर रूट का अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। ऐड कर दो तो कितने बन जाएंगे 4 5 9, 4 2 6 यानी कि 169। और 169 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये होता है 13 का। तो अंडर रूट 13 गुणा 13 यानी कि एल का मान यहाँ से मिल गया 13 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने, है ना। 15 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का, कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट करनी है, कर दीजिए। कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। कॉस 60 का मान जो साइन 30 का है वही कॉस 60 का है, तो यहाँ भी 1/2 और उसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना, स्क्वायर लगाए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती 1 होती, 1 का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर खोल दीजिए सबके, तो 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 दूनी 4 यानी कि 4, यहाँ भी हो जाएगा 1/4 और माइनस का 1। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 माइनस का है और ये 1 प्लस का है, घट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 1/4 यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ये भी घट जाएंगे और घट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 0। सिंपल है कि नहीं सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। चाहे तो इसको इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, वरना अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो एक सेकेंड रुको। कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो 1, इसके बाद ये वाला 1 लिख लो, 1 माइनस 1, इसके बाद ये लिख लीजिएगा माइनस का 1/4 प्लस 1/4। ये इससे घट गया और ये इससे घट गया, यानी कि क्या आ गया 0। एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि मतलब जितना मैंने आपको सिखाया है, आप लोगों ने पढ़ा है और जितने आंसर्स दिए थे जिन लोगों ने कमेंट कर करके, उम्मीद है मुझे कि सभी के 15 आउट ऑफ 15 रहे होंगे। और जिनके नहीं रहे हैं उनको अपनी गलतियां पता चल गई होंगी यहाँ से, और किस तरीके से उनको सुधारना है ये भी चीज़ आप लोग को यहाँ से पता चल चुकी होगी। तो प्रयास करिएगा कि जब अगला आपका टेस्ट हो तो वहाँ पर उन गलतियों को ना करें, और साथ साथ एग्ज़ाम में भी। और बाकी के जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो। फिर आप परेशान होते हो कि क्लास नहीं हो रही, क्लास रेगुलर क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत है, वहाँ से आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी, क्लास का टाइम मिलता रहेगा। चलो आज इतना ही रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा कि क्वेश्चंस रहते हैं ना, 15 क्वेश्चन से तो टाइम तो लगना ही था। बाकी का मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।